अस्सलाम स्टूडेंट, आए हम चैप्टर नंबर 16 का टेस्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। ये एक्सेलरेटेड चार्जेस से जहां भी होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां प्रोड्यूस होंगी। बिहेवियर ऑफ द डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखें, ये मैंने हिंट के तौर पे लगाया, इसका जवाब तो रेजिस्टर है, लेकिन इंडक्टेंस रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती हैं, लेकिन रेजिस्टर नहीं करता। इम्पीडेंस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट, ये क्या होगी जी? इम्पीडेंस आरएलसी सीरीज, ये एट रेजोनेंस उसने कहा है, तो रेजोनेंस पे ये जो होगी ये कहाँ होगी जी? यहाँ रेजिस्टिव। ठीक है, रेजोनेंस पे ये रेजिस्टिव होती है। द इम्पीडेंस ऑफ आरएलसी पैरेलल सर्किट, ये सीरीज है और ये पैरेलल है, दोनों में देखें इम्पीडेंस क्या होगी? पैरेलल सर्किट एट रेजोनेंस इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगी। अच्छा, दी RLC parallel AC circuit, the currents become minimum when XL is equal to XC। और यही कंडीशन क्या होगी? यही कंडीशन तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की होगी इसमें भी। रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज एडमिटेंस। ठीक है, ये इसका उल्ट होता है। हमारी बुक में ये लफ्ज लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये पेपर में 3-4 बार आया, और क्योंकि ये रेसिप्रोकल है इम्पीडेंस का, तो इसके यूनिट साइमन है, यानी आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस का उल्टा है। साइनोसाइडल करंट हैज आरएमएस वैल्यू ऑफ 100 एम्पेयर, तो ये इसका यूनिट है। देखें, ये साइनोसाइडल उसने दे दिया आरएमएस, तो यहां हमें पुट करना है और ये 14.1 जवाब आ जाएगा। डबलिंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर डबल कर दी जाए तो इंडक्टर और कैपेसिटर की इंडक्टेंसीज पे क्या फर्क आएगा, रिएक्टेंसीज पे? तो ये देखें, यहाँ पे एक्सएल डबल हो जाएगा और एक्सी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये हाफ हो जाएगा, लेकिन आपको ये मैथमेटिकली साबित करना है। हाउ मेनी टाइम्स incandescent लैम्प रीचेज द मैक्सिमम ब्रिलियंस? अब करंट बिकम्स द मैक्सिमम 2 टाइम्स इन अ साइकिल, क्योंकि एक साइकिल में करंट 2 दफा मैक्सिमम होता है, तो 100 टाइम ब्रिलियंस होगी जी ये। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय AM एंड FM? AM FM को तो पता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब इसकी बैंडविड्थ भी आपको बतानी है। AM की 540 किलोहर्ट्ज से 1600, और इसकी जो होती है FM की, वो 88 मेगाहर्ट्ज से 108। और ये देखें, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है जिसमें एम्पलीट्यूड छोटा हो जाता है, और ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, इसमें एम्पलीट्यूड तो छोटा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा नजर आ रही है। Explain the condition under which the electromagnetic waves are produced. Accelerating charges produce the changing electric field and changing magnetic field, और दोनों के इंटरेक्शन से फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो जाती हैं। ये इसका प्रिंसिपल भी है। डिफाइन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, गिव द इक्वेशन। इक्वेशंस, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताएं क्या होती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी जी? द फ्रीक्वेंसी एट विच इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस आर इक्वल, और ये उसका फार्मूला है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द चौक। चौक अलाउ, चौक असल में है क्या? इंडक्टर कॉइल है, तो ये अलाउ करती है डीसी को, ब्लॉक करती है एसी को, और करंट को रेगुलेट करती है ताकि डिवाइस पे ओवरलोड ना हो। डिफाइन स्ट्रेन एनर्जी आल्सो। अब ये चैप्टर नंबर इसका तो नहीं है ये सवाल, लेकिन आप कह सकते हैं। चलें इसको नेक्स्ट देखते हैं जी। हमारे पास है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन है 3 फेज ऑफ एसी सप्लाई। देखें, 3 फेज एसी सप्लाई क्या होती है? असल में होता ये भी एक जनरेटर ही है, तो जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होगा? ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये देखें, ये 3 फेज एसी सप्लाई है, तो ये उसकी जो है कंस्ट्रक्शन है। ये थ्री थ्री कॉइल्स हैं, और हर कॉइल में 120 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है। हाउ द रिसेप्शन ऑफ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सेलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव। तो ये इसका जब आपका ये जो एलसी ऑसिलेटर है ना, ये आपके सेट में लगा हुआ है, और ये चैनल की फ्रीक्वेंसी है जो रेडियो वेव है। तो जब ये बराबर हो जाती हैं, तो वही चैनल आपको अपने रेडियो सेट पर सुनाई देना शुरू हो जाता है। डिफाइन द इम्पीडेंस, फाइंड द रिलेशन फॉर द इम्पीडेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट। तो पहले तो आपको इम्पीडेंस को डिफाइन करना है। इम्पीडेंस क्या होती है? असल में ये रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, और वी एल बराबर होता है आई आर एम एस इंटू एक्स, एल बराबर होता है आई आर एम एस इंटू एक्स एल। तो ये ओमेगा एल हो जाएगा, ये एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल हो जाएगी। और इसमें आपको बताना है कि लीड्स, जो वोल्टेज है वो लीड करता है करंट को बाई 90 डिग्री, और ये इसकी इम्पीडेंस का फार्मूला है।
और ये इसकी डायरेक्शन, और ये दोनों की डायग्राम, और ये वेक्टर डायग्राम बनानी है जहां से ये फार्मूला ड्राइव होगा। तो ये मैंने हिंट लिख दी है आपके लिए। अच्छा जी, ये अब एक न्यूमेरिकल है कि इंडक्टेंस है 1/पाई 2000 रेजिस्टर के साथ लगी, इसी का फार्मूला लगाया है। ये देखिए, इसी फार्मूले से इसको हल होना है, तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा दिए। नेक्स्ट पेपर है जी हमारे पास। द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट एसी थ्रू द रेजिस्टर इज 0 डिग्री। अभी बताया आपको, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स आर कॉल्ड कैरियर वेव्स। द इम्पीडेंस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे इम्पीडेंस मिनिमम होती है, और रेजिस्टिव भी कहते हैं इसको, ये रेजिस्टिव होती है क्योंकि एक्सएल और एक्ससी दोनों का असर खत्म हो जाता है। नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 0। द सर्किट में कंसिस्ट ऑफ, द सर्किट में कंसिस्ट ऑफ बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जिसकी नेट रिएक्टेंस क्या हो जाए, 0। नेट रिएक्टेंस कब 0 होगी, जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगी। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज करंट ऑफ आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 0। अब देखें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एक्सएल और एक्ससी खत्म हो जाएंगे, तो सर्किट रह जाएगा रेजिस्टिव, और रेजिस्टिव में ना करंट लीड करता है ना लैग करता है, तो इसलिए 0 हो जाएगा उनका फेज डिफरेंस। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज डैश टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, राइट द पीक टू पीक वैल्यू एंड पीक वैल्यू। तो आप ये सिर्फ यहां से द मैक्सिमम वैल्यू रीच्ड इज कॉल्ड पीक वैल्यू, और एक पीक से दूसरी पीक तक जो वैल्यू होगी उसको हम पीक टू पीक वैल्यू बोलते हैं। द सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर इंडक्टर एंड डीसी सोर्स। वो कहता है जब हम इसे रीओपन करते हैं, क्लोज करने के बाद, तो एक स्पार्क आता है। क्यों आता है? द करंट इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। जब ये 0 टू मैक्सिमम होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। आफ्टर दैट इंटरवल द स्विच इज रीओपन, द करंट चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। जब इसको दोबारा से रीओपन करेंगे, अगेन एन ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कॉइल। अब ये दोनों ईएमएफ की डायरेक्शन मुख्तलिफ होंगी, जिसकी वजह से ये स्पार्क जो है वो जंप अप करता है फिर वहां। व्हेन अ 50 वोल्ट ऑफ एसी सर्किट और 50 मिली एम्पेयर से लगा हुआ है, इंपीडेंस बताएं, तो इंपीडेंस का फार्मूला होता है वी ओवर आई, यानी वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। तो ये 1000 जवाब आ जाएगा इसका जब हम यहां से निकालेंगे। साइनोसाइडल करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। तो ये देखेंगे जनरल इक्वेशन है, यहां से यहाँ पे जनरल इक्वेशन में यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आई नॉट की वैल्यू है, तो इस तरह आप निकालेंगे आरएमएस। और यहाँ पे 2 पाई एफ टी है, वहां पे 100 पाई टी है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो 50 हर्ट्ज जवाब आ जाएगा। व्हाट इज मीन बाई ए एम एंड एफ एम, अभी बैंडविड्थ के समेत आपको बताया डायग्राम बना के कि ए एम एफ एम क्या होता है। व्हेन अ 50 वोल्ट हर्ट्ज इज कनेक्टेड विद द 50 मिली एम्पेयर, फाइंड द इम्पीडेंस। तो यही वाला न्यूमेरिकल है, तो दोबारा इसका जवाब लगाएंगे यहाँ पे। अच्छा जी, डिफाइन द पीक वैल्यू एंड पीक टू पीक वैल्यू इन द केस ऑफ एसी करंट और वोल्टेज। देखें, अब उसने एसी करंट और वोल्टेज भी कहा है आपको, तो आपने इसको डिफाइन ऐसे करना है, और दोनों का पीक वैल्यू का फार्मूला भी लिख के दिखाना है। ठीक है, फिर ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूरा होगा। अब यहाँ पे सिर्फ वेव बनाने से काम नहीं चलेगा। वाई द करंट लीड इन केस ऑफ कैपेसिटर, करंट लीड क्यों करता है कैपेसिटर में? करंट लीड्स द वोल्टेज बिकॉज कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए जी। अच्छा जी, अब जब करंट 0 होने लगता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होके अपना करंट देना शुरू हो जाता है। एन एसी वोल्ट मीटर रीड्स 250 वोल्ट, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज? तो ये वी नॉट स्केयर रूट ऑफ वी आर एम एस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा गौर करना है, वोल्टेज रीड, ये जो रीड करते हैं ना, ये आरएमएस वैल्यू होती है। कोई भी मीटर जो करंट या वोल्टेज की वैल्यू रीड आउट करता है वो आरएमएस वैल्यू होती है। When the 100 वोल्ट applied across the circuit in 100 मिली एम्पेयर, फाइंड द इम्पीडेंस। तो ये फार्मूला होगा इसका, ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं। व्हाट इज द आरएलसी सीरीज सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पहले आपको पता होना चाहिए एक्स एक्स सी किसके प्रोपोर्शनल है और एक्सएल किसके। फिर आपने लो फ्रीक्वेंसी पे बताना है कि लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, एक्सएल का करेक्टर खत्म हो जाएगा और एक्ससी का नुमाया हो जाएगा। इसी तरह हाई फ्रीक्वेंसी पे बताना है, और फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे बताना है, जैसे ये। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी यही है। यहां से फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे।
और ये सर्किट और वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, फिर ये ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ से आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। करेक्टरिस्टिक में आपने इम्पीडेंस बतानी है, इम्पीडेंस में आपने बताना है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्ससी का रोल खत्म हो जाता है, ठीक है, करंट मैक्सिमम हो जाता है, और ये जो पीक है यहाँ से ये जो नीचे हमने गिराया हुआ है एक परपेंडिकुलर, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो ये सारा आपने यहाँ बताना है, और ये भी बताना है कि वी एल वी सी मे बी ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ये न्यूमेरिकल है, उसी तरह आर एल सीरीज सर्किट का, तो ये इम्पीडेंस मालूम करनी है इसकी, और ये उसके लिए दोनों फार्मूले मैंने आपको लगा के दिखा दिए। आज के लिए इतना ही काफी है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।